Namaskar, hello and welcome to the current affairs discussion for 15th of April 2023. Also, today is 1st of Bohag. जो एस्मीस कैलेंडर होता है उसमें सबसे पहला मंथ बोहाग होता है और आज 1st ऑफ बोहाग है, तो इसीलिए सभी लोगों को हैप्पी बोहाग बिहू। बाय द वे, आज जो हम लोग एस्से के रूप में या फिर शॉर्ट नोट के रूप में जीएस पेपर 5 का क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो होने जा रहा है बिहू के ऊपर। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैप ऑफ द डे एंड इम्पॉर्टेंट टेबल ऑफ द डे, जहाँ पे हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द स्नैपशॉट of the Hindu newspaper. As you can see here, first of all, what we have here is your Northeast gets its first AIMS slews ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे पहला एम्स जो है मोदी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदरवाइज ऑल्सो टू नो। By the way, I would also like to draw your attention towards this image. As you can see, यहाँ पे हिमालयाज बने हुए हैं। नासा इसरो आई ऑन द हिमालयाज। तो यहाँ पे नासा इसरो का यहाँ पे क्या चल रहा है कि अर्थक्वेक वेव्स को क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं पहले से। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इनिशिएटिव और ये पूरा ह्यूमन काइंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर अर्थक्वेक या फिर सेइस्मिक वेव्स के बारे में पहले से यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को पता चल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। आगे चलते हैं और आज यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोरू बिहू। इसी तरीके से आपको अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑन बोहाग बिहू भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेशली किसको देख रहे हैं, गोरू बिहू को देख रहे हैं। जहाँ न्यूज़ में आपको काउ विजिलेंटिज्म के बारे में सुनने को मिलता है, वही आपका एक फेस्टिवल ऐसा भी है असम में जहाँ पे काउ कैटल्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड कि उनको साल में इस पर्टिकुलर दिन में डेडिकेटेडली फेस्टिवल का एक पार्ट बनाया गया है। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे चल के। फिलहाल देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को, जो कि यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट गेट्स इट्स फर्स्ट एम्स। तो असम के अंदर द प्राइम मिनिस्टर हैव लॉन्च एम्स एज वेल एज उसके साथ साथ यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेजेस भी लॉन्च किया है। सो नंबर 1 इज दैट फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे लॉन्च किया गया है, गुवाहाटी के अंदर सांगसारी एक प्लेस है, तो सांगसारी में इसे लॉन्च किया गया है। सांगसारी में इससे पहले एक प्लास्टिक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ से लोग डिप्लोमा वगैरह करते हैं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में। उसके बाद देखिए एम्स एंड अ मेडिकल कॉलेज ईच इन, कहाँ पे मेडिकल कॉलेज ओपन किया, 3 मेडिकल कॉलेजेस ओपन किया ना साथ ही साथ। तो जो 3 सुपर स्पेशलिटी यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस जो यहाँ पे लाए गए हैं वो है कोकराझार में, कोकराझार आपका बीटीसी में आता है, फिर आपका नौगांव में और उसके बाद नौलबाड़ी में। तो यहाँ पे कोकराझार, नौगांव एंड नौलबाड़ी were among various projects worth more than 3,400 crore. असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, जैसे एम्स तो सब लोग को पता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अगर पूछे आही क्या है तो फिर ये है असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि नाम में आपको दिख रहा है एडवांस हेल्थ केयर, तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होने वाला है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे होने जा रहा है जो कि IIT के कॉम्प्लेक्स के अंदर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के अंदर है। ये आपका नॉर्थ गुवाहाटी में है। अच्छा, जैसे जब हम लोग नॉर्थ गुवाहाटी ऐसे बोलते हैं ना, इसका मतलब जो हौड़ाईघाट ब्रिज है वो आपका, अगर आप कभी भी गुवाहाटी विजिट किए हैं तो जहाँ पे आपका डोल गोविंदा टेम्पल है, जहाँ पे आप फेरी से जा सकते हैं, जहाँ से रोपवे से भी अभी कनेक्टिविटी किया है, तो IIT गुवाहाटी भी नॉर्थ गुवाहाटी में ही है। ठीक है। अच्छा, आप बाई रोड भी जा सकते हैं और बाई रोपवे भी अब आप जा सकते हैं। ये कनेक्टिविटी को बहुत आसान कर दिया है रोपवे के वजह से।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आही जो है, व्हाट इज दिस, असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट। प्लीज रिमेंबर दिस, इसको स्पेशली रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे 500 से ज़्यादा बेड है और ये एक आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है विच इज़ ओवर 12 एकर्स। ओके, सो जितना कि एम्स इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आही भी, तो इसको ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म के साथ। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे ओपन हुआ है, कोकराझार, नौगांव एंड नलबारी। तो क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 एम्स सांगसारी में, नंबर 2 इसके अलावा कहाँ पे ओपन किया है हॉस्पिटल्स, कोकराझार, नौगांव एंड नलबारी, number 3 with an amount of 3,400 crore and number 4 is your Advanced Healthcare Innovation Institute AAHI IIT गुवाहाटी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में से एक एडिटोरियल जो कि हमने लिया है। अच्छा, मैंने इसको जो अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जॉर्ज ऑरवेल्स आइकॉनिक नोवेल 1984, वो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि इस एडिटोरियल में ना कंपेयर किया गया है कि किस तरीके से जो नया आईटी रूल्स है, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्शन 79 के अंदर जो प्रोटेक्शन मिलता है जो भी आपका यहाँ पे इंटरमीडियरीज है, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जिन्होंने किसी न्यूज़ को अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है, कि वो लोग लीगली सेफगार्ड रखते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमने तो नहीं पुटअप किया है, किसी यूज़र ने पुटअप किया है। अगर यूज़र यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ भी अगर यहाँ पे अपलोड कर रहा है और वो अगर सर्कुलेट हो रहा है, तब भी फेसबुक और ट्विटर इसके अगेंस्ट इम्यून है। क्यों? क्योंकि वो तो इंटरमीडियरीज है। तो इसी के ऊपर आपका नया जो आईटी एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है, विच इज योर इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 टू अमेंड द आईटी रूल 2021। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज को गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया एक फैक्ट चेकिंग बॉडी, जो कि आपका पीआईबी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपका डिनोट किया जा रहा है, तो वो अगर बताए कि ये फैक्ट जो आपने गवर्नमेंट के बारे में पब्लिश किया है ये गलत है, आप उसको अपने वेबसाइट से हटा दीजिए, देन दे हैव टू इमीडिएटली पुल इट डाउन। तो यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल जो है वो एक बेसिकली ही राइट्स नॉवेल्स बेस्ड ऑन दिस इटसेल्फ, कि किस तरीके से डेमोक्रेसी आपका है या नहीं है, और नहीं होने से कैसा। यहाँ पे एक फार्म है, तो एनिमल फार्म भी एक बुक है उनका, एनिमल फार्म, तो वहाँ पे सारे एनिमल्स का एक पिग उसमें रहता है। तो आप वो रिलेशनशिप आपको एग्जाम के लिए समझना, यहाँ पे लेट अस नॉट गो देयर, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा अगर आप जॉर्ज ऑरवेल की इस बुक को पढ़ेंगे। तो हम नोबेल की तरफ से कंपैरिजन ना करके बाकी इस एडिटोरियल में जो है कि आईटी एक्ट में प्लस पॉइंट्स क्या क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या क्या है, और गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर ये माइनस पॉइंट्स है तब भी हम इसको क्यों ला रहे हैं, कैसे इससे हम लोग को एज ए नेशन फायदा हो सकता है, और क्या इसके क्रिटिसिज्म है। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नोबेल वाला कंपैरिजन मैं कभी आपको, अगर आप नोबेल्स वाले अगर बुक ट्यूब फॉलो करते हैं तो फिर हम उसको कभी अलग से देखेंगे। तो फिलहाल हम इस पार्ट में नहीं जा रहे, फिलहाल हम यहाँ से आपका आर्टिकल के पॉइंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सरल लैंग्वेज में पहले इसको समझते क्या है। एक आपका अभी आईटी रूल्स जो 2021 में है उसमें एक अमेंडमेंट है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस आर्टिकल्स में डिस्कस किया था। अगर एक दिन जब ये आया था ना, डे 1, उसी दिन हमने डिस्कस किया था। आज इसका फुल ओवरव्यू, उस दिन सब प्लस प्लस ही दिया गया था ज़्यादातर, तो आज हम इसका सारे एस्पेक्ट्स को आज हम इसमें कवर कर लेंगे, पूरा सफिशिएंट हो जाएगा ये। ठीक है, उस दिन हमने हिस्ट्री भी देखा था और क्या क्या रूल्स है वो पार्ट देखा था। आज हम उस पार्ट को नहीं देख रहे, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ प्लस माइनस गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, क्रिटिसिज्म, वे फॉरवर्ड, इसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो एक आपका जो अभी आईटी रूल्स 2021 था उसमें एक नया अमेंडमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 6 अप्रैल 2023 में ये नोटिफाई हुआ था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑब्वियसली। तो उन्होंने ये नोटिफाई किया था कि एक हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। कौन सा अमेंडमेंट? ये कि इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ओके, इसका मतलब ये आर्टिकल यहाँ से शुरू है, इस पार्ट को मैंने बैकग्राउंड समझाने के लिए इसको ऐड किया है कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी इंटरमीडियरीज रहेंगे, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर, जो भी इंटरमीडियरीज रहेंगे,
उनको एक कोड आपका रहेगा, उनको कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे फैक्ट कोई भी यहाँ पे गलत अगर उन्होंने छाप दिया है या फिर किसी यूजर ने ट्वीट कर दिया है, तो अगर उनको मिनिस्ट्री के द्वारा फैक्ट चेकिंग बॉडी के द्वारा जैसे पीआईबी के द्वारा अगर बोला गया सर ये गलत है, तो आपको तुरंत से उसको पुल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द अमेंडमेंट रूल। इससे पहले जो भी इंटरमीडिएरीज होते थे उनको इम्यूनिटी रहता था सेक्शन 79। तो अभी क्या कहा जा रहा है, सी ऐसा अभी पर्सपेक्टिव ये है कि आप अभी भी जो न्यूज़ कर रहे हो वो कर सकते हो, हालांकि आपको ये इम्यून नहीं रहेगा। अगर आपको बोला है कि ये फैक्ट गलत है तब भी आप उसको सर्कुलेट कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी कि नहीं मैं तो फेक न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा हूँ पर मैं तो थर्ड पार्टी हूँ, मेरे को क्या, ये नहीं चलेगा। ठीक है, सो इसके तहत क्या होगा, एक फैक्ट चेकिंग बॉडी रहेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी न्यूज़ वैसे तो फेक न्यूज़ कोई भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट नहीं होना चाहिए, पर इसमें स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में एनीथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कुछ गलत या फिर कुछ यहाँ पे न्यूज़ है तो उसका फैक्ट चेकिंग होगा, वो सही है या गलत है ये पता करके उसके बाद बताया जाएगा। सो दे हैव क्रिएटेड powers to determine fake और false और misleading इंटरनेट कंटेंट। इंटरनेट में जो भी कंटेंट है वो फेक है क्या, गलत है क्या, मिसलीड कर रहा है क्या, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या, लोगों को मिसगाइड कर रहा है क्या, ये सब चीजें इसमें देखा जाएगा। ठीक है, किसके बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कामों के बारे में। सो इंटरमीडिएरीज मतलब कौन हुए, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर हो गए, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब कौन हो गए, जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल एक्सेट्रा। ओके, अब हम आते हैं कि एक और आर्टिकल जो कि आपका ये पब्लिश हुआ था, दोनों, एक तो द हिंदू में आया और एक आपका यहाँ पे आया कि गवर्नमेंट क्या बता रही है इसके बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट व्हाट दे आर सेइंग इज, व्हाट द पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट इज सेइंग, व्हाट द आईटी मिनिस्टर इज सेइंग इज दैट आईटी रूल्स आर अ स्टेप टुवर्ड्स डिनाइंग मिस इन्फॉर्मेशन स्पेस ऑन द इंटरनेट। तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हम मिस इन्फॉर्मेशन को ही रोकना चाह रहे हैं। तो जब पूछा जा रहा है कि सर क्या आप मिस इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टू गोल ऑफ अ सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट। क्यों हम इसको रोक रहे हैं, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन एक दिक्कत है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसके वजह से इंटरनेट में डेंजर एक चल रहा है, ये सेफ नहीं है, लोगों के अंदर मिसट्रस्ट जनरेट हो सकता है, आपसी विश्वास यहाँ पे खत्म हो सकता है। और क्योंकि since the government alone has access to certain data, it is best flagged to they are the best persons who will detect whether it is false or it is correct, to flag falsehood। क्योंकि सभी लोगों के पास, आपके और हमारे पास सारे डेटा तो नहीं है कि हम पता कर सके। तो जब लोगों ने क्वेश्चन किया कि एक गवर्नमेंट बॉडी को ही आप क्यों पावर दे रहे ये डिटेक्ट करने का कि कोई चीज फेक है कि नहीं है, तो उनका रिस्पॉन्स क्या है इसमें कि ऐसा इसलिए बिकॉज द गवर्नमेंट हैज एक्सेस टू सर्टेन डेटा विच प्रोबेबली अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डज नॉट हैव। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट को यहाँ पे ये फैक्ट चेक करने का परमिशंस दे रहे हैं या फिर ऑथराइज कर रहे हैं। तो देखिए रीजन क्या दिया गया है, रीजन गिवन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि लोग इसको क्रिटिसिज्म क्या कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म ये है क्या आप आर्टिकल 19 वायलेट करना चाह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जर्नलिज्म, प्रेस, क्या आप वो सब वायलेट करना चाह रहे हैं। एक और क्या निकल के आ रहा है कि ऐसे तो लाइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो जा रहा है आर्टिकल। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि हम एक ओपन, सेफ और ट्रस्टेड और अकाउंटेबल इंटरनेट जनरेट कर। अकाउंटेबल ऐसा नहीं कि हमने कहाँ पढ़ा था, हमने तो व्हाट्सएप में पढ़ा था, हमने तो ये फेसबुक में पढ़ा है कि ये करने से जो है कोरोना ख़त्म हो जाता है। किसमें पढ़ा, फेसबुक में पढ़ा। तो ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यूनिवर्सिटीज़ है, कोई अकाउंट बाद में अकाउंटेबल होगा क्या, नहीं ये तो फेसबुक में पढ़ा था, वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि हाँ हमारे वजह से हुआ, नहीं लेंगे। दे विल से दैट वी आर ओनली इंटरमीडिएरीज। सो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी वांट टू हैव ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट। तो इसीलिए हम इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्लॉज 3.1
2C of IT Amendment Rules 2023, which contain these powers that were notified on April 6, 2023. तो कहा जा रहा है कि IT Amendment Rules में ऑलरेडी ये चीज़ है कि हमारे पास पावर्स है कि हम इस चीज़ को ला सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है? देखिए, क्रिटिसिज्म ये है कि अगर आपने तुरंत से इन अ फास्ट फॉरवर्ड मैनर तुरंत से अगर आपने इसको न्यूज़ को पुल डाउन कर लिया, ठीक है, तुरंत आपने न्यूज़ को पुल डाउन कर लिया, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने तुरंत ही उसको हटा दिया, सारे न्यूज़ पोर्टल को वो एक्सेस ही नहीं मिलेगा। तो जब पीआईबी में से आपका न्यूज़ उठाते हैं तो फिर वो एक्सेस ही नहीं मिलेगा, न्यूज़ मिलेगा ही नहीं, उन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो लोगों तक लोगों का खुद का जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होता है ना, कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के हम क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि सही है गलत है, हम खुद डिबेट्स और डिस्कशंस देख के समझेंगे कि सही है कि सही नहीं है। तो ये नेचुरल आउटकम है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। और अगर आप पहले से ही चाय अगर यहाँ पे छान के पूरी तरीके से यहाँ पे पिलाओगे तो हमारा ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये यहाँ पे जो है हैम्पर हो जाएगा। तो ऑथर कह रहे हैं कि पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप ये क्या है, नेचुरल आउटकम जो है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। हालांकि देखिए क्या है, और आप कैसे फिल्टर करोगे, गवर्नमेंट बेस्ड न्यूज़ को फिल्टर करोगे। अब देखिए इसके दो पहलू है, क्योंकि इन द पास्ट ऑलरेडी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। और दूसरी चीज, अगर इतना समझदार हर एक इंसान, ये मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ, सोच समझ के डिसीजंस लेता तो शायद मॉब लिंचिंग जैसे इंसिडेंट्स हम लोग को देखने को नहीं मिले, शायद हमें काउ विजिलेंटिज्म जैसे इंसिडेंट्स हमें देखने को, शायद हमें एक इंसान को उठा के उसका पूरा कैरियर खत्म करने का जो टारगेटेड बुलिंग रहता है, इंडिविजुअल बुलिंग, ट्वीट्स रहते हैं, हैशटैग ट्रेंडिंग्स रहते हैं टू स्पॉइल समबडी, तो ये सब चीजें हमें शायद नहीं दिखता। तो पूरा भीड़ जो इकट्ठा होकर एक तरफ चलने लगती है भाई एक इंसान या फिर के नेगेटिव मोटिवेशन से, वो चीज शायद हमें नहीं दिखता। पर आप जो इसे दूसरी तरफ से अगर आप देखिए, आप जो इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं कोई भी चीज, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे फेक वर्ड का कोई डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन कि फेक न्यूज क्या होता है या फिर फॉल्स न्यूज क्या होता है, तो जब हमारे पास डेफिनेशंस क्लियर नहीं है तो जुडिशियल लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कैसे करें? क्योंकि पहले तो क्लॉज 1 में ही सब डेफिनेशंस आ जाता है, तो हमारे पास डेफिनेशन नहीं है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? Please understand, I am not trying to tell you whether this is correct or that is correct. I am just trying to portray the both side of the picture कि प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों ही पहलू समझना है। नेक्स्ट देखिए, हम क्यों इतना ज्यादा अभी आईटी एक्ट पे और आईटी रूल्स पे ही इतना क्यों फोकस करें, क्यों लग रहा है कि एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा जरूर। 2025 में इंडिया में होने जा रहा है यूनिवर्सल एक्सेस टू इंटरनेट। डू यू नो व्हाट इज दिस? दैट मीन्स जस्ट लाइक वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज ऑल ऑफ अस कैन वोट इफ वी आर 18+, राइट? Similarly, every individual is going to have access to the internet. So with access to the internet on an all India level, what is going to happen? Everybody has to be accountable. हमें हमारे एक्शंस को और थोड़ा अच्छे से लेना पड़ेगा। Enforcing accountability without curbing the fundamental rights, is it possible? हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर इसका मतलब आप कुछ भी बोलोगे क्या? ऑल दी राइट्स दे कम विद सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ हम जो फ्रीडम है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको भी हम कर्ब नहीं करना चाह रहे हैं। सो दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू कम अप विद a balanced IT Act. As of now, Section 79 of the IT Act 2000, it grants immunity to whom? To the intermediaries like Facebook, like Twitter, कि साहब हम तो थर्ड पार्टी है, अगर कोई ट्वीट कर रहा है फेक न्यूज़, इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि हम तो जिम्मेदारी नहीं है, जो हो रहा है हो रहा है। इससे क्या होगा? हेट स्पीच आपका ट्रेंड कर सकता है, आप जो चाहो वो ट्रेंड करा सकते हो। बट in 2019, we have seen that there are accounts and pages managed by Pakistan which are trying to mislead the Indians here. जो इंडिया के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश में बैठ के आप कुछ भी हैशटैग ट्रेंड करा सकते हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, नाउ सी,
एक और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये है कि G20 लीडर्स ने जो यहाँ पे बाली डिक्लेरेशन किया था, G20 लीडर्स बाली डिक्लेरेशन ऑफ 2022, वी हैड अंडरस्टूड देयर ऑल्सो, वहां पे भी ये डिसीजन लिया था कि देयर इज अ नीड टू काउंटर डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स। ये जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स होते हैं ना, ये आपके कुछ छोटे छोटे देशों में ऐसे एक आपने पूरा का पूरा मान लीजिए एक IT सेटअप कर लिया और वहां से ट्वीट कर रहे हैं, वहां से ट्रेंड कर रहे हैं, वो इंडिया के अंदर ट्वीट हो ही नहीं रहे, वो बाहर ट्वीट हो रहे हैं, है ना। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हैशटैग ट्रेंडिंग जा रहा है तो यही अंदर ही ये हो रहा है ना। सो दिस इज मिसलीडिंग एंड मिस इन्फॉर्मेशन। कोविड के समय भी हमने ऐसे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन देखे थे, फेक क्योर्स देखे थे कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा। फिनेंशियल मार्केट मिस इन्फॉर्मेशन देखते हैं, AI डीप फेक्स देखते हैं, डार्क वेब इज द साइबर वेरफेयर मतलब जैसे एक वॉर तो क्या होता है, एक वॉर तो मैदान में होता है और दूसरा इंटरनेट में होता है। एक कंट्री पे टारगेटेड वायरस होता है, आपका अकाउंट हैक सिस्टम रहता है, फिशिंग रहता है टारगेटेड एक्सेट्रा। रेडिकलिज्म, लोगों को डिवाइड करने का कोशिश, एक कट्टरवाद पैदा करने का कोशिश। टेरर रिक्रूटमेंट्स, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में रिक्रूटमेंट्स के लिए भी, मतलब नौकरी के लिए टेरर आउटफिट्स ने नौकरी के लिए भी जो है वो साइबर स्पेस का यूज किया। सो दिस इज वेरी डेंजरस। The Washington Post exposed Khalistani elements using bots to conduct misinformation operation against Indian government, including giving calls to violence. So हमारे अगर इंटरनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पे यहाँ पे कोई भी सवाल आता है देन वी विल ट्राई टू टेक स्टेप्स लाइक दैट। तो यहाँ पे हमने देखा प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, तो उस हिसाब से अब आप जो है दोनों पर्सपेक्टिव से अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्रिटिकली एनालाइज भी आ सकता है और इस एक्ट और ऐसे IT एक्ट का जरूरत क्या है, दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यू सी इन दिस इमेज, आपको एक अंडरग्राउंड मेट्रो का इमेज दिख रहा है। सो व्हाट्स न्यू, दिल्ली में बहुत है अंडरग्राउंड मेट्रोज। अभी इंडिया में पहला अंडर वाटर मेट्रो सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसका टेस्ट ऑलरेडी टेस्ट राइड्स इसके हो चुके हैं। ये कहाँ पे है, कोलकाता में है। ओके, तो कोलकाता में हुगली रिवर में इस तरीके से अंडर वाटर मेट्रो सक्सेसफुली आपका चल चुका है एंड दिस मेक्स इट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, जो कि आपका टोटल 520 मीटर्स का जो लेंथ है उसमें से हुगली में आपका 13 मीटर है, दिस इज अंडर वाटर, और बिलो ग्राउंड लेवल बाकी जो है आपका 33 मीटर है। ओके, सो कंप्लीट में से आपका 13 मीटर जो है वो पानी के अंदर से है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव गॉट अंडर वाटर मेट्रो इन केस ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर अर्थक्वेक वगैरह आया तो उसके लिए भी प्रोविजंस है और एग्जिट गेट्स भी उसके लिए रखे गए हैं सेपरेटली, कि अगर कुछ मतलब आपका अर्थक्वेक जैसा इंसिडेंस, अगर इमरजेंसी एग्जिट अगर जरूरत पड़े तो। ओके, चलिए अब हम आते हैं आज के जो हमारा मेंस का क्वेश्चन सा हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे गोरू बिहू। तो गोरू बिहू के ऊपर एक शॉर्ट नोट हमने देखा था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक गाय को, यहाँ पे एक काऊ को नहला रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। एक चीज आपको पहले तो ध्यान रखना है, আমি যেতিয়া এক বহাগ বুলি কওঁ, okay, when we say ek bohag, for example today is your 15th of April and according to the SMS calendar ek bohag, which is your the new year. So everybody after taking the bath today, all the humans, they will touch the feet of their elderly and their elderly will also give them the blessings, और उसके साथ साथ नए कपड़े, पैसे, ये सब चीज़ें भी आपके blessings के साथ साथ मिलता है। Anyways, coming back to this, ये जो गोरू बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, गोरू बिहू is celebrated on the last day of सौतमा, हम इसको बोलते हैं। According to the Assamese calendar, there is your
Bohag, Zeth, Ahar, Haun, Bhado, Ahin, Kati, Aghun, Puh, Magh, Phagun, Sot. So this is the last month. Sot is the last month of the Assamese calendar. और जो last month है उसके last day को celebrate किया जाता है गोरू बिहू. Okay, last day of the last month of your Assamese calendar, and after that comes 1st of Bohag. Again नया साल आपका यहाँ से शुरू हो जाता है. Okay, so when is it celebrated? Last day of the last month of the Assamese calendar. Okay, now see, the next day is obviously our 1st of Bohag, and it marks the beginning of the Assamese New Year according to the Assamese calendar. Okay, now as you can see, the livestock or the cattle, especially goru, literally means cow. Okay, so cattle. Okay, it can be the animal of like cattle, and his brothers and sisters will come in this definition. So if it is a female, then it would literally mean gai, and if it is goru, it means it is inclusive of both. Okay, so what happens, we pay, you can say, respect to the livestock because they are a symbol of prosperity. Okay, and if any harm is conducted to the cow, it is not taken as a good thing. So much so they are respected in the tradition that मान लीजिए अगर किसी ने गाय को चढ़ने के लिए भी, ऐसा कल्चरली कहते हैं कि अगर किसी ने चढ़ने के लिए भी कोई फील्ड पे छोड़ा है ना कि घास वास खा के शाम को लेके आएंगे, गलती से अगर कुछ हुआ, उसने खुद ही अपना जो बांधने वाला धागा है, गले में बांधने वाला जो हम दौड़क बोलते हैं उसको, तो गले में जो बंधा हुआ रहेगा, अगर उसने खुद भी अगर उसको स्ट्रेंगल हो गया और बाय एनी चांस अगर डेथ हो गया, तो जो भी उसको वहां पे रख के आया था ना सुबह, उसको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है वो बांधने वाले को लेके घर घर में जाके. तो यहाँ पे क्या है, वो चीज भी है, कल्चरल एलिमेंट वो भी है. तो इट इज बिहू, that is a different story. I'm just telling you how much respect is there for the livestock in the Assamese culture. So this is done as a symbol of respect, especially for the kettles. So what happens, that day morning the kettle is given some paste is applied to his body. जैसे ह्यूमन बींग्स फेस मास्क लगाते हैं ना, पेस्ट लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी पेस्ट एक्सेट्रा, तो वैसे ही काऊ को लगाया जाता है माह halodhi. Mah is literally your black lentils, and your fresh turmeric paste is applied to the cow, and then the cow is taken to a nearby local pond or river, and a bath is given to the cow. And then there are leaves of diguloti, makioti. So with these leaves, as a symbolically, if there are any flies flying around, so that it will not touch the skin of the pet, there is no infection. So with that they are given, like they're brushed with that, or you can say they're slapped on the skin, or just simply lightly brushed with that. And then after that they are fed with local vegetables like bottle gourd and eggplant, etc. So we say লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, মায়েৰে সৰু বাপেৰে সৰু তই হবি বৰ গৰু. So you grow the best and you become the best, like that. Blessings are given, and this bottle gourd and eggplant means brinjal is fed to the cow. So like that, their old tying ropes etc are changed, notun dorok notun pagha ani dia hoy. So like that they are given, it's like a gift, or it's like new things are given to them, new strings are given, and the old one is changed. So like that you can write. See, it is very simple, I understand that everybody knows, right? If you are from Assam, if you are from the state, or if you are appearing for the examination, then you all will be knowing about it. Even if you are appearing for say other examinations, if an essay is asked to be, you have to write an essay, then you should know what to write. So that is why I have tried to provide this rough points. You should have these points that, okay, I'm going to write this, so even if you go through it once, you know what to write. Okay, so basically a quick gist for those who are not much aware about this, or from other traditions. So that is we have 3 bihus: Bohag bihu, Magh bihu, and Kati bihu.
Okay, so Bohag Bihu is basically around mid-April. So 14, 15, today is 15. This year it is from 15. Then maybe in some other year it is from 14 also, because there is no exact date in the English calendar. In the Assamese calendar you can say 1st of Bohag. So the day may be either 14 or 15 or somewhere in the mid of April. Okay, so that is, this English date may change. And then we have Magh Bihu, which is somewhere around the middle of January, and then Kati Bihu, which is in the month of Kartik. Okay, so what is the significance of the three? I'll just give you a brief. In Bohag Bihu, you see this dance ceremony. This is done mainly in your. This is actually at ancient times, or previously it used to be done in Bohag Bihu exclusively, but nowadays it is like Laru Pitha is even made in Bohag Bihu also, in Magh Bihu also. But previously it was like in Bohag Bihu, this new dress will be given and blessings will be taken. Goru Bihu happens in Bohag Bihu only, and in Magh Bihu your pitha, laru, and all these things. So it is like prosperity. You eat, you feed everyone, and you eat yourself also. So it is for prosperity, and this is for celebrations. Okay. So Rongali, Bohag is for Rongali Bihu. And Kati Bihu is, we don't have much. It is known as Kongali Bihu as well. अभी ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए जो है अभी तुलसी में दिया वगैरह लगाते हैं, प्रसाद वगैरह देते हैं. We ask for blessings. Okay, so like that. That one does not have a lot of fun festival dance. That is not there in that one. That is Kongali Bihu. तो अभी we do not have much like that. So you can go through the brief of this if you want to read about this. Recently, Gamusa has been given the GI tag also. So please remember that GI tag has been given to Assam Gamusa. Okay. Then if you do not know about Laru, Pitha, all these things also, you can write in the answers. Today is 1st of Bohag, and you see, like we have an essay is to be written on Goru Bihu. Sorry, an essay may be asked to you may be asked to write an essay on Manu Bihu as well. So I have provided you with this slide. You can pause the video and you can go through this. Okay, I'm pretty sure all of you know about this, so you will understand nicely. Okay, I have included all the information from the government site also about Mezi, Pita, Maharai, Jolpan. So you can write this in your exam also. Now let us come to the questions. So today we have given this current affairs question. Recently, the most criminal countries ranking came up. Okay, so the question is, what is the rank of India in world's most criminal countries ranking? विश्व में जितने सारे देश है, तो उसमें से सबसे ज्यादा क्रिमिनल देश कौन सा है? इस तरीके से इंडिया का रैंक कितने पे है? सो आवर रैंक इज योर 77th. इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड्स most criminal countries ranking is your 77th. Let us have a look at this. So World of Statistics has shared the ranking of world's most criminal countries. On this list, who has topped this list? Venezuela. Venezuela has been ranked top, followed by Papua New Guinea, Afghanistan, South Africa, and like that you can remember, but at least remember the number one country. India, we stood at 77 spot, while US and UK were ahead of India. तो हम लोग का रैंक तो फिर भी पीछे है, 77 में है. US and UK हमसे आगे है. USA is at 55. Okay, and UK is at 65 according to the World of Statistics. देन देर आर कंट्रीज जिसमें आपका क्रिमिनल कंट्रीज के रैंक में बहुत पीछे है, जैसे कि जापान इज इन 135 रैंक. ओके, जर्मनी इज इन 100, टर्की इज इन 95. सो जापान इज developed country, as well as there is an aging population. Their rank is also 135. Okay, separately, World Population Review yesterday ranked Afghanistan in the 4th spot on the list of countries with highest crime rates. तो यहाँ भी अफगानिस्तान 3rd पे था और highest crime rates पे भी अफगानिस्तान
4th पे है. Okay. Now let us come to the next question. Which country will host maiden global Buddhist meet for the first time in 2023? तो कौन सा देश यहाँ पे ग्लोबल बुद्धिस्ट मीट पहली बार के लिए 2023 में होस्ट करने यहाँ पे जा रहे हैं? तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं और समझ सकते हैं. द करेक्ट आंसर हियर इज इंडिया. ओके. बाय द वे वन मोर थिंग, इससे ध्यान आया कि रिसेंटली देखिए मीडिया हाउस का कैसा रहता है कि दलाई लामा के ऊपर जो आपने देखा था बहुत सारी न्यूज़ ऐसे पब्लिश हुए थे, पर नाउ द टोटल क्लिप was not shared, but now in the internet you have the total complete clip of the Dalai Lama and that incident, and it could be clearly seen that what was the actual case and how media has portrayed it. So that is also one more aspect. Anyways, coming to this, which country is going to host global Buddhist meet for the first time in 2023? India. So India will host the global Buddhist summit in New Delhi with leaders and scholars from Buddhist community around the world. So they are going to gather in this global summit. So what is going to happen here? It will try to find out problems ka solution from climate change, poverty, conflict among each other, and we'll try to explore the Buddhist teachings and practices. What is going to be the theme? So the theme is responses to contemporary challenges from philosophy to prefix. So this is going to be the theme, and the objective is to universalize the values and the teachings of dharma, which is again Buddhist. We have studied in Buddhism also when we studied Buddhism as a topic in ancient history. So there also we have gone through this. And now how in modern times collaborations among the practitioner of dharma can happen in different nations with different nationality and culture, how still the roots can be can stay together and there can be collaboration. This is what is going to be discussed, and the ultimate goal is to address the present global challenges, that how we can develop a sustainable model for peaceful and harmonious future. Okay, for peaceful and harmonious future, and how that we can sustain that, how it can be a sustainable model for a long time. Okay. In map of the day, today we are going to look at Periyar Tiger Reserve. So you can see these are the Western Ghats part, and here in the state of Kerala you can see this is the Periyar National Park. Okay, so according to National Tiger Conservation Authority, 5th cycle of management effectiveness evaluation for 2022, the Periyar Tiger Reserve has ranked first. Okay, so that is why we have taken this. It is in the Western Ghats, Kerala. So this is also part of biodiversity hotspot. It was declared as a tiger reserve in 1978. Also, as you can see, it gets its name from the river Periyar, which has its origin deep inside the reserve. So in the Periyar National Park and Periyar Tiger Reserve, only from there originates the Periyar River. The two main rivers, Pamba and Periyar, drain the reserve. So if they ask you what are the two rivers here, only Periyar or Periyar and Pamba. So Periyar and Pamba are the two rivers. Then you can also note that it is considered as a part of the Nilgiri. This is an animal we had seen where I had shared the image also with you, Nilgiri Tahir, which is exclusively native to this particular region. Okay, so this is in the state of Kerala as well as in the state of Tamil Nadu. देखो एक state boundary से तो पूरा अलग नहीं हो जाएगा ना, biodiversity तो plus minus same रहेगा. So it is the state animal of Tamil Nadu, but it is found in both Kerala and Tamil Nadu. Okay, now in table of the day we have the list of important mountain passes of India. As you can see, Zojila important. It is part of Jaskar range, and that is why where is it? Jammu and Kashmir.
So the route from Srinagar to Leh goes through this pass. If you are going from Srinagar to Leh, then you will find Jozela Pass. Then there is a Shipkila Pass, which is very important again. It is in Himachal Pradesh, and the road from Shimla to Tibet goes through this pass. Baralacha Pass, again in Himachal Pradesh, Mandi to Leh. Rohtang Pass, if you are going from Manali to Leh, which is again a very famous tourist route as well, then you will find on the way Rohtang Pass. Then there is a Mana Pass, which is in Uttarakhand, land route to Kailash, and the Mansarovar passes through this. Niti Pass is also in Uttarakhand. Nathula Pass, it is always in news in recent times. It is in the state of Sikkim, and it gives way to Tibet from Darjeeling and Chumbi Valley. So Chumbi Valley is also in news. Then you have the Jelep Pass, which is also in Sikkim and gives way to Bhutan. Okay, which river passes through Jelep Pass? Answer is Tista River. Now we are coming to this practice question. Jiska answer you can put in the comment box also. This is highly in news now about how independent bodies are required in Indian democracy and what is the role of parliamentary committees in Indian democracy. So try to write the answer to this question. What is parliamentary standing committees, or what are the parliamentary standing committees and their role in the Indian democracy? Discuss the role of parliamentary committees in Indian democracy. So even if you are writing a very short answer, please try to write something at least and try to post it in the comment box to begin with, to start with. Okay, because at least you will start participating in this, at least you will start framing answers in some way or the other. So it's better to start now. Doesn't matter however you are writing, but it is better to at least start. Okay, all the best everyone. Take care, stay blessed, and you can download the PDF by joining the WhatsApp group. Thank you, take care, stay blessed, bye bye.